हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम लोगों ने मनुष्यों के अंदर परिवहन तंत्र को समझा। आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन किस तरह से होता है। तो पादपों में परिवहन को समझेंगे और डायग्राम के थ्रू समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। पादपों में परिवहन दो तरह से होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम के द्वारा। जाइलम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पादपों में जल का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है? पादपों में जल का परिवहन। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है पौधे के अंदर, और जल का परिवहन जाइलम की नलिकाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये चित्र देख पा रहे हैं, ये पेड़ है और मान लीजिए ये पेड़ जो है ना, ये जमीन के नीचे इसका रूट है, ठीक है। और यहां से क्या होता है, पेड़ H2O को ग्रहण करता है और यहां से जलवाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और H2O बाहर निकल जाता है, वाष्प के रूप में निकलता है ना। यहां से लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करता है, यहां से गैस के फॉर्म में ये क्या करता है, निकाल देता है बाहर। कौन निकाल देता है? तो पेड़ पौधे, समझ गए, साथ में ऑक्सीजन को निकालता है। तो ये पौधे जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है किस तरह से पेड़ पौधे के अंदर होता है, ऑक्सीजन किस तरह से निकलता है, ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो आइए आगे समझते हैं, जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम किस तरह से जो है पेड़ पौधों में जमीन से, है कि नहीं, जड़ से, जमीन के अंदर जो उसका जड़ है ना, जड़ से पानी को खींच के और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ के, है ना, उसके पत्तों तक कैसे पहुंचा देता है। उतनी, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये पेड़ है और पेड़ के नीचे से जल को ऊपर, है ना, पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है हो पाना, और पेड़ पौधे अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, और जिससे उनका टेम्परेचर गर्मी के दिनों में मेंटेन रहता है। साथ में ये जो है ग्लूकोज का जो है C6H12O6 का जो निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल को तोड़ा भी जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, वहां पे जल को तोड़ा भी जाता है और साथ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। तो दोनों क्रिया के लिए जल चाहिए। तो ये जल कैसे जाता है पत्तियों तक, कैसे पहुंचता है, ठीक है, इसको समझते हैं। पौधों के लिए एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। तो परिवहन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पादपों में परिवहन है ना, तो परिवहन क्या है, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। तो पौधों में एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ही परिवहन कहलाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स, इसको आप नोट्स करते चलिएगा। हम जैसे जैसे बता रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, इस नोट्स को आप क्या कर सकते हो, रोक रोक के आप इसका शॉर्ट नोट्स अपना बना सकते हो। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछी जाती है तो आप आसानी से, एक भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं छूटेगा, है ना। साथ में आप कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए। और ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको मैं समझा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं अगर आप इसको समझ लेते तो एग्जाम में अगर यहां से कैसे भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आप बना दीजिएगा। देखिए, जाइलम पौधे में जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम का क्या होता है कार्य? पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। किस तरह से परिवहन हो रहा है देख रहे हैं आप, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से परिवहन पौधे के अंदर जल का होता है, ठीक है। और जलवाष्प जो है स्टोमाटा में से कैसे निकलता है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, है ना, रंध्र में से कैसे निकल रहा है। तो जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का और खनिज लवणों का परिवहन करता है। यह मृत कोशिकाओं से बना नलिका जैसा जाल होता है। ये कैसे बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना नलिका जैसा जाल होता है, जो जड़, तना और पत्तियों से जुड़े रहते हैं, जो जड़, तना और पत्तियों से होते हैं, जुड़े रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जाइलम की जो संरचनाएं हैं, इस संरचनाएं को हम समझते हैं। ये जो जाइलम की संरचना है, जाइलम में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा जाइलम में मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है वाहिकाएं, वाहिकाएं, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। ये 4 भाग होते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जाइलम है, यहां से किस तरह से जल जो है निकल रहा है,
है ना, जल निकल के जा रहा है और स्टोमाटा से कैसे बाहर निकल जा रहा है। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण भी होता है, जैसे कि क्लोरोफिल आप देख पा रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण भी होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है किस तरह से जल को तोड़ा जाता है, तो वहां भी यूज होता है। टेम्परेचर को शांत करने के लिए भी होता है, पेड़ पौधे अपने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं, है ना। तो ये सभी जो होते हैं ये जाइलम नलिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो जाइलम में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, है ना। जाइलम में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। वाहिकाएं होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। वाहिकाएं और ट्रैकिड्स लंबी मृत नलिका है जो जल को पाइपलाइन की तरह ऊपर ले जाती है। और आपको बता दें, वाहिकाएं और ट्रैकिड्स क्या होती है, लंबी मृत नलिका है जो जल को पाइपलाइन की तरह क्या करता है, ऊपर ले जाती है। यहां तक समझ गए। फाइबर्स मजबूती देता है। फाइबर्स क्या करता है, मजबूती देता है। आप देखें ना, जैसे कि आप लकड़ी को देखे होंगे, पेड़ पौधे की जो है ना, जब कटाई होती है और उस लकड़ी का जो आप मेज देखते हो, टेबल देखते हो, कुर्सी देखते हो, वो जो देख रहे हो ना, ये क्या है, जाइलम की ये जो है संवहनी बंडल ही होती है प्राय, और ये बहुत मजबूत होती है। ये फाइबर्स होता है जो उड, जब पेड़ पौधे की कटाई होती है उसमें से उड जो निकलता है, बड़े बड़े तख्ते को काट के निकाला जाता है ना। तो फाइबर्स मजबूती देती है, जबकि पेरेन्काइमा स्टार्च संग्रह करता है। जबकि पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टार्च संग्रह करता है। जल परिवहन की प्रक्रिया जो होती है, जल परिवहन की प्रक्रिया जो होती है किस तरह से होता है, देखिए, जल का अवशोषण जड़ों के रोमकूपों से होता है। जल का अवशोषण क्या होता है, जमीन से में क्या होता है, जड़ धंसा हुआ होता है। जमीन में क्या धंसा होता है, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से जड़ जो है जमीन में धंसा है और यहां से जल का अवशोषण होकर के पेड़ पौधे के ऊपर भेज दिया जा रहा है, पत्तियों में भेज दिया जा रहा है। किस तरह से भेज दिया जा रहा है, तो जल का अवशोषण जड़ों के रोमकूपों से होता है, जहां परासरण द्वारा मिट्टी से जल जड़ों में पहुंचता है। अब परासरण को समझते हैं। परासरण क्या होता है, तो परासरण एक प्राकृतिक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। परासरण जो होती है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसमें विलायक जो होता है ना, आमतौर पर पानी, यहां तो पानी ले जा रहा है, कि अणु एक अर्धपरागम्य झिल्ली के जरिए कम सांद्रता वाले क्षेत्र से ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, ताकि दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो सके। यह कोशिका झिल्ली के आर पार के संतुलन को बनाए रखने और कोशिकाओं के सही कामकाज के लिए बहुत जरूरी होता है। समझ गए, क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पौधे और जीवों में भी ये होता है, हम लोगों में भी होता है। तो ये बात को आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, ये क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। समझ गए। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है, पेड़ पौधे के अंदर जल का अवशोषण जड़ों के रोमकूपों से होता है, समझ गए, और ये परासरण द्वारा मिट्टी से जल जड़ में पहुंचता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। परासरण द्वारा मिट्टी से जल जड़ों में पहुंचता है। वाष्पोत्सर्जन और ससंजक बल व आसंजक बल भी जाइलम द्वारा जल को ऊपर ले जाने में सहायक होते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, पेड़ पौधे के ऊपर पत्तियों तक जल को कैसे पहुंचाया जाता है। तो वहां पे एक परासरण जो कि जमीन के नीचे मिट्टी में होता है, लगता है वहां पे, है ना। कहां लगता है, जल का अवशोषण जड़ों के रोमकूपों से होता है। जहां अवशोषण होता है वहीं परासरण द्वारा मिट्टी से जल जड़ों में पहुंचती है, जाइलम में पहुंच जाती है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल की ऊपर हानि हुई तो नीचे से वो क्या होता है, जल ऊपर की ओर पुश होता है, यानी ससंजक बल, यानी दो अणुओं के बीच आपस में जो बल लगता है साथ साथ, ससंजक मतलब साथ साथ, है ना। तो ससंजक बल, एक जो है पानी का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ के खींचे जा रहा है। जैसे कि आप किसी फर्श पे पानी को गिराओ और उंगली से एक पानी जहां गिर गया वहां से एक लाइन पानी में उंगली को टच करो, भिंगाओ, और उस लाइन को जहां पानी गिरा है वहां से एक लाइन को खींचो, देखोगे कि साथ में पानी खींचते हुए जा रहा है, यानी वहां ससंजक बल लगता है। मतलब आपके उंगली में पानी लगा है और वो जो पानी की बहुत सारे है ना गिरे हुए हैं फर्श पे, वो टच होकर के सारे मॉलिक्यूल्स को खींचते हुए ले जाते हैं, है ना। तो ये ससंजक बल होता है, यानी दो सेम है ना मॉलिक्यूल के बीच लगता है ससंजक बल। आसंजक बल भी जाइलम द्वारा जल को ऊपर ले जाने में सहायक होता है। ससंजक, आसंजक।
असंजक मतलब अलग अलग, ससंजक मतलब साथ साथ, अलग अलग कैसे? जाइलम की जो दीवारें हैं, भित्ति अंदर जो भीतरी दीवारें हैं, है ना, तो उस भीतरी दीवार से भी बल लगता है ताकि पानी नीचे नहीं गिरे, ऊपर ही खींचा जाए। पहला वाष्पोत्सर्जन, ससंजक बल, असंजक बल, ये तीनों मिल करके जाइलम द्वारा जल को ऊपर ले जाने में सहायक होता है। इस तरह जल की परिवहन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हो रहा है परिवहन। ठीक है, जल के एक अणु दूसरे अणु को किस तरह से खींचते हुए ले जा रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है फ्लोएम। आगे क्या है? फ्लोएम को हम लोग समझते हैं। जाइलम को समझ गए, अब फ्लोएम को हम लोग समझेंगे। पेड़ पौधों में फ्लोएम ऊतक द्वारा भोजन का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण से बने पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। यानी पेड़ पौधों में फ्लोएम ऊतकों द्वारा भोजन का स्थानांतरण, पेड़ पौधों में फ्लोएम ऊतकों द्वारा भोजन का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण से बने पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। अब देखिए, पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जहां स्टार्च का निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है। अब उसको पहुंचाना है, कहां पहुंचाना है? फल में पहुंचाना है, टहनियों में पहुंचाना है, जड़ों में पहुंचाना है। अब आलू की प्लांट्स है, पौधा है, तो आलू की पौधा जो है जड़ में होता है ना आलू, तो वहां पहुंचाना है। प्रकाश संश्लेषण हुआ पत्ती में, है ना, लेकिन उत्पाद कहां हो रहा है आलू का? जमीन के नीचे जड़ में, तो वहां तक पहुंचाना जरूरी है। तो इस चीज को ले जाने में, है ना, कौन ले जाता है? तो पेड़ पौधे फ्लोएम ऊतक द्वारा भोजन का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण से बने पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। मतलब पत्तियों से उस भागों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। जैसे गाजर है, मूली है, ये सभी जमीन के नीचे ही होते हैं, तो जो डेवलपमेंट का काम होगा वो नीचे भी होगा। तो एक जगह से दूसरे जगह, बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है? फल लगता है, सीड्स बनता है, ये सभी जो है ना, वहां पे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ये सभी का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होगा। समझ गए? तो फ्लोएम, पेड़ पौधे में फ्लोएम ऊतक द्वारा भोजन का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण से बने पदार्थों के पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। समझ गए? फ्लोएम की संरचना को समझते हैं। फ्लोएम संवहनी ऊतक का जीवित भाग है। फ्लोएम क्या है? संवहनी ऊतक का जीवित भाग है, जिसमें चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर शामिल होते हैं। चालनी नलिकाएं की भित्तियों में छिद्र होते हैं। चालनी नलिकाओं की भित्ति में क्या होता है? छिद्र होता है, जो भोजन संचालन में सहायक होता है। जो भोजन संचालन में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए स्थानांतरण की प्रक्रिया, यहाँ पे स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम समझते हैं, है ना। तो ये किस तरह से स्थानांतरण होता है? जैसे प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधा के अंदर जो है बना, तो उसकी स्थानांतरण करना है। कहां करना है? जड़ों में करना है, पत्तियों में करना है, ब्रांच में करना है, जहां फल लग रहा है वहां पहुंचाना है। स्थानांतरण की प्रक्रिया संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। याद रखिएगा, जाइलम में जो जल का परिवहन होता है एक दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? आपसे पूछेगा। एक दिशा में परिवहन होता है, जाइलम में होता है। अधोमुखी, है ना, और ऊपरमुखी, यानी दोनों, किसी भी दिशा में, हर एक दिशा में परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, सभी दिशाओं में होता है। यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिकाओं में ऊपरमुखी, अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में परिवहन होता है फ्लोएम के अंदर, एक दिशा में परिवहन होता है जाइलम के अंदर। और सुक्रोज पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। अब देखिए, जहां पे बना, क्या बना? एटीपी, है कि नहीं। जैसे कि ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो एटीपी में संचित होता है, तो ऊर्जा जो बना, है ना। अब क्या होता है? वो प्राप्त ऊर्जा क्या होता है? वहां पे परासरण दाब लगता है। क्या लगता है? वहां पे जहां पे बनता है, तो वहां पे बनते गया तो वहां दाब बढ़ा, क्योंकि जहां ज्यादा ग्लूकोज, मतलब सोचिए प्लांट्स है, प्लांट्स की लिप में क्या है? समान पानी है। वहां पे क्या है? पानी टूटते जा रहा है, ग्लूकोज बनते जा रहा है। तो क्या होगा? जो वहां की सांद्रता क्या है? पानी की कमेगी, और जाइलम की सांद्रता पानी की क्या है? ज्यादा है ना। तो परासरण दाब वहां लगता है। अब परासरण दाब क्या करता है? वहां पे फोर्स लगा करके
सारे ग्लूकोज जो बना है, देखिए अब ध्यान से इस बात को समझिए, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है, पत्तियों के लीफ में, जड़ में, हर जगह प्रासरण दाब के कारण पानी का जो दबाव होता है एक समान होता है, पानी एक समान होता है। लेकिन क्या होता है, जब जल टूटता है तो हर एक भाग में एक समान है, लेकिन पत्तियों में क्या होता है कि पत्तियों में विशेष करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जल को तोड़ा जाता है। जब जल टूटेगा तो क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है, जल का 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ना, तो H जो है जाकर के जुड़ गया CO2 से, बना दिया ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बनेगा, जो कि जटिल पदार्थ है, ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा, वहां पानी कमेगा। अब पानी कमेगा तो प्रासरण दाब लग जाएगा ना, क्या लग जाएगा, जैसे किसी के यहां देख रहे हैं, यह ऊतक का प्रासरण दाब बढ़ा देता है। क्या होता है, प्रासरण दाब बढ़ा देता है। और जब भी प्रासरण दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, जल की फोर्स क्या करेगा, जल बोलेगा नहीं भैया यहाँ बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, पानी को बैलेंस करो। अब बैलेंस कैसे करेगा कि वो जो भी है पदार्थ बना है उसको सारे जगह, हर एरिया में भेज दो जहां डिमांड है ना, जहां उस चीज की जरूरत है, वृद्धि करना है वहां जरूरत है, ग्लूकोज को पहुंचाओ वहां, बराबर करना है ना। तो ये बात होती है, तो प्रासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थ को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। तो जहां वृद्धि होगा तो वृद्धि में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो वहां लग जाएगा, खर्च होगा, फिर कमी होगा, फिर ऊपर से डिमांड बढ़ेगा, हर जगह प्रासरण दाब लगता है। ठीक है, और ये इसी प्रकार जो है, इस तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया फ्लोएम के अंदर होता है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूंगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, इसका अगर शॉर्ट्स नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहां से एग्जाम में अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आसानी से उत्तर कर सकते हैं। हमको नहीं लग रहा है जो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। और क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, जाइलम में जो परिवहन होता है एक दिशा में होता है, फ्लोएम में परिवहन भोज्य पदार्थ का होता है, जाइलम में जल का होता है परिवहन, जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार जाइलम है, और भोज्य पदार्थ का पादप गंधर्व भोजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो फ्लोएम है। तो आप आंसर यहां से कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप अगर समझ गए हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद अगर आपको समझ में आया है तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें। अगर आपको समझ में आया है शेयर करें, लाइक करें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, है ना, उत्सर्जन तंत्र के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।